हुड्डा ने ऐसी सरकार चलाई थी हरियाणा में कि 10 साल से विपक्ष में है, तब भी जनता की नाराजगी कम नहीं हुई। इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, फिर से विपक्ष में बैठा दिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के दिन बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर तंज कसा। एक लाइव डिबेट जलेबी दिखाते हुए पूनावाला ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि ये आपके लिए है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब अगर मैं राज बता दूंगा तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की पोल खुल जाएगी। बीजेपी नेता ने कहा कि पीएम मोदी ने जवान, किसान और पहलवान ने सभी का सम्मान किया। हरियाणा प्रचार के दौरान राहुल गांधी के जलेबी फैक्ट्री वाले बयान पर पूरे चुनाव पर खूब सियासत हुई। बीजेपी के कई नेताओं ने मंच से लेकर सोशल मीडिया पर इसका मजाक तक बनाया। अब चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा मुख्यालय में जीत को सेलिब्रेट करने के लिए जलेबियां मंगाई गई और कांग्रेस को तगड़ा संदेश दिया गया। अभिनेत्री कंगना रनौत और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जलेबी खाने वाली तस्वीर को शेयर करते हुए तंज कसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुहाना की जलेबी का टेस्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने एक डिब्बा अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए भी ले लिया था। इसी बहाने उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था, अगर ये जलेबी देश और विदेश में जाएगी तो शायद इनकी दुकान फैक्ट्री में बदल जाए और हजारों लोगों को काम मिल जाए। लेकिन पीएम मोदी ने छोटे दुकानदारों को चक्रव्यूह में फंसा रखा है। अब जब हरियाणा चुनाव के रिजल्ट साफ होने को हो तो बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि एक दिन पहले आप हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 पर एक साथ मेरे जैसे पसमानदा को ट्रोल किया जा रहा था और मजाक उड़ाया जा रहा था कि बीजेपी हार जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस को एक भारतीय का जलेबी वाला जवाब है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक लाइव डिबेट में विपक्षी नेताओं को जलेबी दिखाते हुए कहा, सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच पवन खेड़ा जलेबी बांट रहे थे। बाद में 11:30 बजे उनके प्रवक्ता चुनाव आयोग की आलोचना करने लग गए। इतना ही नहीं, दोपहर 12 बजे तक जयराम रमेश ने देश की संस्थाओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि यह काफी नहीं है। दोपहर 2 बजे तक कांग्रेस मतदाताओं की सूझबूझ पर सवाल उठाने लगेगी। जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, कांग्रेस को संदेश दिया गया है कि पहलवान, जवान, नौजवान, किसान सब मोदी का सम्मान करते हैं और राहुल गांधी सिर्फ नफरत की दुकान। वहीं हरियाणा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता देख अभिनेत्री कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर जलेबियों की तस्वीर साझा की। उन्होंने इस तस्वीर में एक हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा #हरियाणा इलेक्शन। बीजेपी ने विश्वास जताया है कि वह हरियाणा में ऐतिहासिक विजय हासिल कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रचने जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में वह अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। हरियाणा में बीजेपी ने एक और रिकॉर्ड ये बनाया है कि यहां कभी भी कोई पार्टी लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीती है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। हरियाणा विधानसभा रिजल्ट ने इस बार सबको चौंका दिया। एग्जिट पोल से उलट चुनाव परिणाम सामने आए। बीजेपी को हरियाणा में बहुमत मिल गया है। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों की जीत हुई है। अब तीनों ही निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। तीनों ने बुधवार को धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात भी की। इस मुलाकात के बाद तीनों ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान किया। हरियाणा में नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी होने वाला है। देवेंद्र कादियान और राजेश जून के बाद अब हिसार से विधायक सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया से कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ हिसार का विकास चाहती हूँ। हिसार के विकास के लिए मेरा हिसार काफी सुंदर बने, इसके लिए मैं बीजेपी को समर्थन दे रही हूँ। सावित्री जिंदल से पहले गन्नौर से विधायक देवेंद्र कादियान और बहादुरगढ़ से राजेश जून ने हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत बीजेपी आला कमान से मुलाकात कर समर्थन देने की घोषणा की थी। बताया जा रहा है कि सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी आला कमान से मुलाकात के बाद ही समर्थन देने का ऐलान किया है। सावित्री जिंदल ने 2005 में अपने पति के निधन के बाद राजनीति में एंट्री की थी। 2005 में वह हरियाणा की हिसार सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीती भी। इसके बाद वह 2009 में फिर से इसी सीट से चुनाव जीती थी। सावित्री जिंदल का 2013 तक हिसार सीट पर कब्जा रहा। इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी ने बताया कि हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग जाएगा, जहां अधिकारियों से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधि मंडल में केसी वेणुगोपाल, भूपेंद्र हुड्डा, अशोक गहलोत, प्रताप सिंह बाजवा, अजय माकन, पवन खेड़ा और उदयभान शामिल हैं। आपको बता दें कि तीनों निर्दलीय विधायकों के बीजेपी को समर्थन देने के बाद बीजेपी के पास 51 सीटों का समर्थन हो गया है। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है तो कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं।
इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए हुए मतदान के बाद मंगलवार को चुनाव परिणाम घोषित हुए। पिछली बार की तरह इस बार प्रदेश की विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कम रही। इस बार बागी होकर कई प्रत्याशियों ने निर्दलीय ताल ठोका, लेकिन इनमें से 2 ही चुनाव जीते। वर्ष 2019 के चुनाव में 6 निर्दलीय विधायक चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे। इस बार सैकड़ों की संख्या में निर्दलीयों ने चुनाव लड़ा, लेकिन प्रदेशवासियों की नजर कांग्रेस और बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने वालों पर रही। हिसार से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीती सावित्री जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की माता हैं। सावित्री जिंदल पहले भी कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। उनके पति ओपी जिंदल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी मंत्री थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। अवैध इस्तेमाल के आरोप में मुख्यमंत्री सरकारी आवास को सील कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया है। इसके गेट पर डबल लॉक लगा दिया गया है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इस सरकारी आवास को खाली कर दिया था। आतिशी मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमें शिफ्ट हुई थी। आवास को खाली करने और हैंडओवर करने को लेकर विवाद है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आवास सील होने के बाद दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अरविंद केजरीवाल का आखिरकार पाप का घड़ा भर ही गया। आखिरकार आपका भ्रष्टाचारी शीश महल सील हो गया। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खाली किए गए सरकारी आवास को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को सीज करने की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग बिना विलंब किए 6 फ्लैट स्टाफ रोड स्थित शीश महल बंगले को सील करे और इसका पूरा सर्वेक्षण जांच कर वीडियो रिपोर्टिंग जनता के सामने रखे। उन्होंने कहा कि इस शीश महल बंगले के बारे में सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने यह अवैध रूप से बनाया था। ना इसका कोई नक्शा स्वीकृत है, ना इसका कोई कम्प्लीकेशन सर्टिफिकेट है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग को यह तय करने का अधिकार है कि यह बंगला आगे आवंटित हो या नहीं। बीजेपी नेता ने कहा कि आतिशी मारलेना के पास मंत्री के रूप में पहले से आवंटित 17 AB मथुरा रोड पर बंगला है और इसी बंगले से तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 1998 से 2004 तक सरकार चलाई थी, तो आतिशी क्यों नहीं सरकार चला सकती हैं। उन्होंने कहा कि आतिशी बंगले के लिए इतना बौखला रही हैं, पर सच ये है कि उन्हें मंत्री के रूप में जो 17 AB मथुरा रोड का बंगला आवंटित था, वह उसमें आज तक नहीं रह रही हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि शीश महल बंगले की चाबी सौंपने एवं वापस लेने का खेल आम आदमी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री के विशेष सचिव प्रशांत रंजन झा के साथ खेला है। वह साफ दर्शाता है कि शीश महल में बहुत से राज छिपे हैं, जिसकी जाँच की आवश्यकता है। सतर्कता विभाग ने भी झा सहित 3 अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा है, जो इस मामले को और संवेदनशील बनाता है। वहीं दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना पर 2 सरकारी आवास पर कब्जा करके रखने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री आवास को सील करने की मांग की है। इस बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री आतिशी ने शीश महल पर अवैध कब्जा क्यों कर रखा है। विजेंद्र गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, शीश महल को सील करो। जब मुख्यमंत्री आतिशी को सरकारी आवास AB 17 मथुरा रोड पहले से ही आवंटित है, उसके बावजूद शीश महल पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाए बैठी हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के PWD अधिकारियों को शीश महल की चाबी सौंपने के बजाय आतिशी को क्यों दी। केजरीवाल की सरकार के अधिकारी जानबूझकर इस गैर कानूनी कब्जे को संरक्षण दे रहे हैं। मैं PWD विभाग से मांग करता हूं कि शीश महल को तुरंत सील किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। बता दें कि आतिशी को पिछले साल केजरीवाल सरकार में मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद मथुरा रोड स्थित AB 17 आवास आवंटित किया गया था। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया था कि सरकारी अधिकारी भाजपा के दबाव में प्रोटोकॉल की अवहेलना करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को 6 फ्लैट स्टाफ रोड स्थित आवास बंगला आवंटित नहीं कर रही है, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खाली कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को माना कि नए मुख्यमंत्री का सामान उस बंगले में पहुँचाया जा चुका है, जबकि यह आवास अभी उनके नाम पर आवंटित नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि बंगले के परमिशन में मौजूदा मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय को खाली करा दिया गया है।
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि चूंकि भाजपा दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने में असमर्थ रही है, इसलिए वो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगले को हड़पने की कोशिश कर रही है। कुछ पेपर से दिखाते हुए संजय सिंह ने दावा किया कि केजरीवाल ने बंगला ठीक से खाली किया है। इससे पहले सोमवार को आतिशी अपने सामान के साथ उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित बंगले में चली गई। यह बंगला 9 साल से अधिक समय से मुख्यमंत्री के होने के नाते केजरीवाल को आवंटित हुआ था, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इसे खाली कर दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजे मंगलवार 8 अक्टूबर को आ गए हैं और इस बार कांग्रेस को बड़ी हार मिली। चुनाव में हार मिलने के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के सुर भी बदल गए हैं और कांग्रेस को मंगलवार को इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दलों से महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में अगले दौर के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए कुछ सलाह दे डाली है। इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को सलाह देते हुए मंगलवार को कहा कि चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा सबक यह है कि चुनावों में कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि देखिए, हरियाणा में चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं। सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी को भी चुनाव में अति आत्मविश्वसनीय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव और हर सीट मुश्किल होती है। बता दें कि हरियाणा में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद के कारण आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव से पहले गठबंधन करने में विफल रही थी। हालांकि शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हरियाणा चुनाव के नतीजों का महाराष्ट्र में कोई असर नहीं पड़ेगा, जहां अगले महीने चुनाव होने की संभावना है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस को अपनी चुनावी रणनीति पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में भाजपा के खिलाफ सीधी लड़ाई में कांग्रेस उम्मीदों से कमतर प्रदर्शन कर सकी। भाकपा महासचिव डी राजा ने भी कांग्रेस को सलाह दी है और कहा है कि कांग्रेस हरियाणा के चुनाव परिणामों पर गंभीरता से आत्मचिंतन करे और महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी चुनावों में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी सहयोगियों को साथ लेकर चले। कांग्रेस महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के लिए शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के साथ बातचीत कर रही है। इसी बीच कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद मंगलवार को महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को गठबंधन धर्म की याद दिलाई और कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। पार्टी के नेता ने कहा, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस पहले स्थान पर थी। गठबंधन का एक धर्म होता है जो आपस की बात होती है, वो एक दूसरे से बोलते हैं, मीडिया के माध्यम से नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य बनता है और हम अपना साथी दलों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कांग्रेस की हरियाणा इकाई के प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री उन प्रमुख नेताओं में शामिल हैं जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी सीट पर हार गए। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला और भाजपा के भव्य बिश्नोई भी हारने वाले में शामिल हैं। मंगलवार को घोषित परिणामों के बाद विजयी हुई भाजपा सत्ता विरोधी लहर को दरकिनार करते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। हरियाणा के दंगल में ऐसी कई सीटें हैं जहां बड़े चेहरे को हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान होडल सीट से भाजपा उम्मीदवार हरिंदर सिंह से हार गए, जबकि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता पंचकुला सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रमोहन से हार गए। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं जन नायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस पार्टी के ब्रजेंद्र सिंह उचाना कला सीट से हार गए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में कांग्रेस और राहुल गांधी पर बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने मुस्लिमों को कांग्रेस का वोट बैंक न बनने की चेतावनी दी और हिंदुओं को कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों से बचने की सलाह। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनावों के दौरान मुस्लिम समुदाय को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है, जिससे उनका विकास रुकता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसद राहुल की राजनीतिक परिपक्वता पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब विपक्ष के नेता बने तो मैं सोचा कि सुधर जाएंगे, उनके अंदर मैच्योरिटी आएगी, लेकिन मैच्योरिटी आने की जगह राहुल गांधी तो और भी बिगड़ गए। पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के समय में वे वेल में आकर के उछल कर हंगामा करने लगे। लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के बोलने के समय व्यवधान पैदा करने की परंपरा नहीं रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी को
सुधर जाना चाहिए था, क्योंकि वो सुधरने की बजाय बहुत बुरी तरीके से बिगड़ते हुए लेकिन नजर आ रहे हैं। देश विरोधी ताकतों के साथ खुलेआम घूम रहे हैं, अमेरिका में जाकर भारत को गोली देते हैं, देश विरोधी लोगों के साथ घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उनसे तालमेल बनाकर भारत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि हमारे देश में ऐसा नेता है। ये शर्म का विषय है कि वो चुने हुए सांसद हैं लेकिन भारत विरोधी ताकतों के साथ खुलेआम घूमते हैं। रिजिजू ने कहा, कांग्रेस का मानना है कि 15% वोट उनका रिजर्व वोट बैंक है। ये पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में देखती है और इससे मुस्लिमों को ही बड़ा नुकसान होता है। रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इंटरव्यू का एक क्लिप भी साझा किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा, मुस्लिमों को मेरी चेतावनी, कांग्रेस का वोट बैंक मत बनिए। हिंदू और अन्य लोगों से मेरी चेतावनी, कांग्रेस की बांटो और राज करो, नीति का शिकार मत बनिए। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिमों को वोट बैंक बनाए रखने और हिंदुओं को विभाजित करने की राजनीति का आरोप लगाया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं की कोई समझ नहीं, फिर भी वो हर बार इन्हीं के बारे में बात करते रहते हैं, जबकि उन्हें इस बात की ABCD भी नहीं आती। रिजिजू ने बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के समय को याद करते हुए कहा कि उस वक्त कांग्रेस ने अम्बेडकर का अपमान किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की योजना की सराहना करते हुए कहा कि आज पीएम मोदी हर भारतीय के लिए घर, बैंक अकाउंट, पानी, बिजली और लोन जैसी सुविधाएं दे रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।